नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसिस। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हमारी नेक्स्ट यानी कि फोर्थ एक्सरसाइज, जहां पे हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन के कौन कौन से फॉर्मूलाज बन करके आ सकते हैं और क्या हमें फॉर्मूलाज को याद रखने की नीड भी है या नहीं। बिल्कुल भी नहीं। प्रूफ करने का तरीका बताऊंगा कैसे करना है, और एग्जाम में प्रूफ 1 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस का कर पाओगे विदाउट यूजिंग एनी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को हम बिना मतलब याद नहीं रखेंगे, बट मैं बताऊंगा जरूर कि क्यों इसने यहाँ पे फॉर्मूला की डिमांड की है। तो अगर आपको जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं आज, जहां पे भी आपको लगे कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो डिस्कस किया था, वो हमने 3 मेजर टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिए। एक सेकंड, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दें। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन। इससे पहले हम 3 टॉपिक डिस्कस करके जा चुके हैं। हम फैक्टोरियल सीख चुके हैं, फैक्टोरियल के ऑपरेशन सीख चुके हैं, हम परम्यूटेशन सीख चुके हैं, उसके फॉर्मूला सीख चुके हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट करना या नंबर ऑफ द वेज या फंडामेंटल प्रिंसिपल सीख चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन लग सकता है। रिस्ट्रिक्टेड से इसके कहने का मतलब है विद सम कंडीशंस। डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस हमारे पास यहाँ गिवन होंगी। उन कंडीशन से हम डिसाइड करेंगे कि परम्यूटेशन का कौन सा मेथड या परम्यूटेशन का कौन सा फॉर्मूला लग करके जाए कि क्वेश्चन जो है वो हमारा आसानी से और बड़े इजीली तरीके से सॉल्व हो। लेकिन वो फॉर्मूला बचाने के लिए मैं यहाँ पे आपको मेन परम्यूटेशन का पूरा डीपली कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बता दूंगा कि आपको किसी फॉर्मूला की नीड ही नहीं पड़ेगी, बट फॉर्मूला जरूर करेंगे कि कैसे फॉर्मूला इसने बनाया है। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहां पे निकल के आया, कहता है कि परम्यूटेशन विद एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इन विच पी थिंग्स आर ऑलवेज अकर टुगेदर। पहले इस टॉपिक को समझने से पहले यहां पे क्वेश्चन में जो डिमांड दे रखी है वो कहता है कि एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ द थिंग्स हो रही हैं। एन जो है वो टोटल चीजें हो रही हैं, जैसे 10 सीटें पड़ी हैं, 20 सीटें पड़ी हैं, इस तरीके से, जिनमें से P जो है वो हमेशा इकट्ठे ही बैठना चाहते हैं, ऑलवेज अकर टुगेदर। तो किस तरीके से क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन दोगे? वेयर आर इज द रैंडम या फेवरेबल आउटकम्स, आप कह सकते हो जितनी हमें चाहिए। जैसे कि ध्यान से सुनना, आप मान लो यहां पे एक वर्ड दिया गया, मेरे नेम को ही चूज करते हैं अंकित। एक वर्ड दिया गया अंकित। क्वेश्चन के अंदर ये डिमांड की गई कि इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके, ध्यान से सुनना, और यहां पे मैं स्पेशल केस लगा रहा हूं विदाउट रिपीटिशन का, कि मैं रिपीट नहीं कर सकता कोई भी लेटर। जब मैं रिपीट कर पाऊंगा वो हमारी अगली एक्सरसाइज है, ठीक है। यहां पे कह रहा है इस वर्ड के सारे इंग्लिश अल्फाबेट का यूज कर लो, कितने टाइप के वर्ड बन सकते हैं वेयर द वोवेल्स अकर टुगेदर। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी पॉसिबल व्हेन द वोवेल्स अकर टुगेदर। वोवेल्स जो है वो इकट्ठे ही बैठेंगे, कुछ नंबर्स, कुछ डिजिट्स, कुछ लेटर इकट्ठे ही बैठेंगे। तो ऐसे केस को करने के लिए पहले मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप उन सब को इकट्ठा बिठा दो जो बैठना चाहते हैं। वोवल कौन है इनमें से? ए एक वोवल है और आई एक वोवल है। एन वोवल नहीं है, के वोवल नहीं है और टी वोवल नहीं है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतने लोगों को इकट्ठा बिठाओ, आप क्या करो, उसको एक ही मान लो। इकट्ठा बिठाना है, उसको एक मान लो। तो अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4। अब ये 4 लोग हैं और 4 ही इसके पास सीटें हैं, तो ये कैसे बैठेंगे? 4p4, जिसको हम लोग 4 फैक्टोरियल भी लिख दिया करते हैं, 4p4। अब ध्यान से देखना, जब ए आई के साथ बैठना चाहता है तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि आई पहले आ जाए और ए बाद में आ जाए, या ए पहले आ जाए आई बाद में आ जाए। कितने केस बनेंगे? 2। क्यों? क्योंकि 2 ही लेटर हैं। तो 2 लेटर आपस में भी तो अपनी सीटें चेंज कर सकते हैं। कैसे? 2 फैक्टोरियल। तो चाहे यहां पे 2 फैक्टोरियल लगाओ, चाहे यहां पे, आंसर आएगा 24 इंटू में 2, और आंसर आपको मिल जाएगा कि 48 ऐसे नंबर पॉसिबल हैं जो बन के जा सकते हैं जब वोवल्स को इकट्ठा बिठाया जाएगा।
अब बचा यहाँ पे फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या बना, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, ध्यान से देखना एक बारी, फॉर्मूले के बारे में बात हो रही है। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो पहली बात तो याद मत रखना, मेरी सजेशन तो यही है, क्योंकि इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूलाज में आपको पजल कर दूंगा बट और ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। बट समझते हैं कि क्या है, कितनी चीजें हैं जो यहाँ पे देखो, कितनी चीजें हैं यहाँ पे, ए और आई, हमने इसको एक मान लिया, ए और आई को एक मान लिया, एन के और टी को हमने एक मान लिया। हुआ क्या, एक्चुअल में मैंने 4 निकाला कैसे, मैंने टोटल नंबर ऑफ द लेटर में से टोटल नंबर ऑफ द वोवल्स को माइनस कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ द लेटर में से मैंने टोटल नंबर ऑफ द वोवल्स जो इकट्ठे बैठना चाहते थे मैंने उनको माइनस कर दिया। बट हुआ क्या, 4 कैसे आएगा, 5 - 2 4 थोड़ी होगा, प्लस में 1 ऐड होगा तभी तो 4 बनेगा। तो P और नीचे क्या है 4, कौन से 4, कौन से 4 कि 4 सीटें थी और 4 ही लोग बैठना चाह रहे थे, 4 सीटें थी 4 ही लोग बैठना चाह रहे थे। n - p + 1 और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, क्या r लिखूंगा क्या, ध्यान से देखो r यहाँ पे क्या था, यहाँ पे r था 4, 1 2 3 4, टोटल जो काउंटिंग हुई और मल्टीप्लाइड बाय में कितने लोग इकट्ठे बैठना चाहते थे, p लोग इकट्ठे बैठना चाहते थे, स्मॉल p। तो ये फॉर्मूला बन के आ गया, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो सेम चीज है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आज अभी हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर कि इस तरीके से A B C D और E, अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि ये 3 लोग इकट्ठे बैठना चाहते हैं तो आप इनको एक मान लो, 1 2 3, इसको बोल दो 3 फैक्टोरियल या फिर 3p3, जैसे मर्जी। अब ये 3 लोग भी तो 3 फैक्टोरियल के तरीकों से घूम पाएंगे, तो ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है, दोनों में से कोई मर्जी लिख दो क्योंकि आंसर तो एट द एंड सेम ही आना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स आर टेकन एट अ टाइम, एक्स पर्टिकुलर आर ऑलवेज इंक्लूडेड, जहां पे एक्स हमेशा इंक्लूड की ही जाएंगी, आनी ही आनी है, कंपलसरी है। जैसे मान लो एक है ए, एक पर्सन का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी, एक का नाम है ई और एक का नाम है एफ। हमें कहता है ए बी सी डी ई एफ, ये कुछ लोग हैं इस तरीके से, इनमें से 3 पर्सन्स को चूज करना है, इनमें से 3 पर्सन्स को चूज करना है जिसमें से फिक्स है कि ए आएगा ही आएगा, पार्शियलिटी की जा रही है। ध्यान से देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, वो कहता है कि कुछ लोग हैं एंड डिफरेंट थिंग है, हमें उनमें से कुछ लोग चूज करने हैं जिसमें कुछ एक्स लोग ऐसे हैं जो हमेशा इंक्लूड होंगे ही होंगे, मतलब आएंगे ही आएंगे, उनको आप काउंट नहीं कर सकते या उनकी जगह हमेशा फिक्स है, पार्शियलिटी की जाएगी। यार देखो बात सीधी सी इतनी है कि जब ए हमेशा आएगा ही आएगा तो अब मुझे 3 पर्सन्स की नहीं, मुझे कितने पर्सन्स की डिमांड है, मुझे 2 की डिमांड है। कितने में से 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5p2। और अगर मैं इसका फॉर्मूला बना देता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा पता है, टोटल कितने लोग हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ए आना चाहता है, एक्स आना चाहते हैं, तो टोटल तो है n, उनमें से x पहले ही आ रहे हैं फिक्स है, तो n - x p परम्यूटेशन, बाकी बचे हुए कितने रह गए, 3 पर्सन है ना, चूज कितने करने थे r, रह कितने गए r - 1। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फॉर्मूला यूज करो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो 5p2 इज द करेक्ट आंसर, 5 फैक्टोरियल 5 - 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा 20। एक छोटा सा एग्जांपल इसका और करते हैं। देखो मान लो अंकित, फिर से मैं एक ही लेटर को बार बार चूज करूंगा सो दैट आप क्वेश्चन को अच्छे से फील कर पाओ। वो कह रहा है इनमें से किसी भी 3 लेटर्स का यूज करो, कितने तरीकों से चूज कर सकते हो, जहां पे टी फिक्स है आएगा ही आएगा। अरे जब टी फिक्स है, एक सीट फिक्स ही कर दी, अब मुझे 3 लेटर नहीं, मुझे 4 में से 2 चूज करने हैं, तो 4p2 इज द करेक्ट आंसर, तो 6 मेरे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर हुआ? तो ये हमारा था नेक्स्ट फॉर्मूला या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इससे अगला कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला वो कह रहा है कि n डिफरेंट थिंग्स हो रही हैं, r हमें करनी है और x एक्सक्लूड कर दी गई, बाहर निकाल दी गई। फिर से a b c d e और f बाहर निकाल दी गई। इन 5 में से 6 में से हमें 3 पर्सन्स को चूज करना है, जहां पे ये पहले से ही दे रखा है कि ए को चूज आप नहीं करोगे, इसको बाहर निकाल दो गेम से, पार्शियलिटी की जा रही है। तो कितने लोग बच गए? 5 बच गए। मुझे 5 में से कितने चूज करने हैं? 3 चूज करने हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसी सिचुएशन से अगर मैं फॉर्मूला बना दूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? टोटल लोग कितने थे? n में से कितनों को बाहर निकाल दिया गया? x को। और कितने लोग चूज किए जा रहे थे? r। जैसे मर्जी कर लो, आंसर विल रिमेन सेम ऑलवेज। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही अंकित वाला जो एग्जाम्पल अभी उठाया गया, ANKIT। वो कहता है अंकित के लेटर से कितने ऐसे वर्ड बन सकते हैं अगर ए को कभी भी इंडल्ज नहीं किया जाएगा। अगर मैं 3 लेटर चूज करता हूं, कितने तरीकों से चूज किए जाएंगे? लेटर कितने हैं? 4। चूज कितने करने हैं? 3, क्योंकि एक को तो बाहर निकाल दिया। तो 4P3 इज द करेक्ट आंसर। ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये था आज की वीडियो का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जहां पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज देखे। अब परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम, टू स्पेसिफिक थिंग अकर टुगेदर। देखो, सारी चीजें इकट्ठी अगर नहीं आना चाहती तो एक अलग बात है, 2 चीजें अगर इकट्ठी नहीं आना चाहती एक अलग क्वेश्चन है। जैसे मान लो ANKIT, ये कहता है कोई भी ऐसे 2 लेटर हैं जो इकट्ठे आना चाहते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर ये ऐसा बोल दे ये दोनों कभी भी आपस में इकट्ठे नहीं बैठना चाहते, तो उल्टा कर दो। टोटल नंबर ऑफ द वेज कितने बनेंगे? 5 नंबर है ना। टोटल नंबर ऑफ द वेज कितने बनेंगे? या तो 5P5 लिख दो या 5 फैक्टोरियल लिख दो। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा बिठा दूं, क्या होगा? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल की तरीकों से घूम सकते हैं। और ये दोनों लेटर भी तो 2 फैक्टोरियल घूमेंगे। तो यानी कि ये वो आंसर आ गया जब टोटल के बारे में बात की जा रही थी, ये वो आंसर आ गया जब ये इकट्ठे बैठ रहे हैं। जब हमने निकालना है कि ये दोनों इकट्ठे नहीं बैठ रहे, दोनों आंसर को क्या कर दोगे? माइनस। तो इस केस में हम माइनस का यूज करेंगे। सबसे बेस्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो ये था हमारा सारा कॉन्सेप्ट 6.4 एक्सरसाइज का। आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज पे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन हाउ मेनी वेज 4 डिफरेंट बुक्स, 1 ईच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स बी अरेंज इन अ शेल्फ। देखो, सिंपल सा लॉजिक है। हम स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशन करते हैं। 4 डिफरेंट बुक्स हैं, 1 2 3 और 4। एक जगह वो बायो को बिठाना चाहता है, एक जगह वो फिजिक्स को बिठाना चाहता है, एक जगह वो मैथ को बिठाना चाहता है और एक जगह केमिस्ट्री को बिठाना चाहता है। यार सिंपल सा लॉजिक है। बुक्स कितनी है? 4। सीट्स कितनी है? 4। तो आंसर क्या निकलेगा? 4P4। बुक्स भी 4 हैं, सीटें भी 4 हैं, या इसको 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। आंसर पेपर में कैसे दोगे? पेपर में आंसर आएगा मैथ्स बुक, या आप सीधा बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ द सीट्स। सीधा क्या बोलेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ द, अगर मैं परम्यूटेशन की हेल्प से कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 4। टोटल नंबर ऑफ द बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स कितनी है? 4। तो टोटल नंबर ऑफ द वेज कितने आ जाएंगे? 4P4 विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कहता है अ स्टूडेंट वांट्स टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स, 2 हिस्ट्री बुक्स और 4 इंग्लिश बुक्स ऑन अ शेल्फ। इस तरह की अलग अलग बुक्स पड़ी हैं जो शेल्फ पे वो सजाना चाहता है। इफ द बुक्स आर ऑन द सेम सब्जेक्ट आर डिफरेंट, अगर वो सारी बुक्स जो सेम सब्जेक्ट की हैं वो अलग अलग है,
नंबर ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट कितने होंगे। यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ द बुक्स कितनी है, 3 2 5 और 7, 5 और 4 सॉरी 9, 9 बुक्स हैं और सारी अलग अलग है, सारी अलग अलग है। तो 9 बुक्स शेल्फ पे कैसे बैठेंगी, देखो साफ सी बात है, 3 तो इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है, 2 हिस्ट्री की बुक्स हैं और 4 इंग्लिश की बुक्स हैं, 4 इंग्लिश की बुक्स हैं। तो 3 इकोनॉमिक्स की हैं, 2 हिस्ट्री की हैं और 4 इंग्लिश की हैं। हमें अगर इनको सभी को एक शेल्फ पे बिठाना है, टोटल नंबर ऑफ द बुक्स आ गई 9 बुक्स। और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 9 फैक्टोरियल। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का जो आंसर बन करके आया, इसको हम चाहे लिख दें 9p9 या हम लिख दें 9 फैक्टोरियल, आंसर विल रिमेन ऑलवेज सेम। बात आ गई सेकंड पार्ट की, बात आ गई सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है यहाँ पे नंबर ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट इफ ऑल द बुक्स ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर। जब जो सेम सब्जेक्ट की बुक हैं वो आपस में इकट्ठा बैठना चाहती हैं। जैसे 3 जो है वो मेरी इको की बुक है, 2 मेरी हिस्ट्री की बुक्स हैं और 3 जो है वो इकोनॉमिक्स की बुक है, 4 इंग्लिश की, सॉरी 4 जो है वो इंग्लिश की बुक है। वो कह रहा है ऐसे कितने तरीके बनेंगे जब सेम सब्जेक्ट की बुक्स ही इकट्ठी बैठेंगी। यार हमने पढ़ा हुआ है जब चीज़ें इकट्ठी बैठती हैं हम उनको क्या मान लेते हैं, उनको एक मान लेते हैं। तो इसको मैं एक मान लूंगा, इसको मैं एक मान लूंगा, इसको मैं एक मान लूंगा। तो आंसर मेरे पास क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल। 3 चीज़ें, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3p3, जैसे मर्जी लिख दो, आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसको मैंने एक मान लिया, इसको मैंने एक मान लिया, इसको मैंने एक मान लिया, 3 हो गया, 3 फैक्टोरियल या 3p3। अब ये जो 3 इकोनॉमिक्स की बुक है, अगर मान लो इनका नाम होता E1 E2 E3, इसने बोला कि इनको इकट्ठा बिठाओ, ये तो नहीं बोला ना कि कैसे बिठाना है, नहीं। तो ये E1 E2 E3 भी हो सकती हैं, 132 भी हो सकती हैं, ये 213 भी हो सकती हैं, ये 231 भी हो सकती हैं, ये 312 भी हो सकती हैं और ये 321 भी हो सकती है। तो कैसे आया आंसर 6 फैक्टोरियल। 3 इकोनॉमिक्स की बुक कितने तरीकों से घूमेगी, 3 फैक्टोरियल। 2 हिस्ट्री की बुक्स 2 फैक्टोरियल और 4 इंग्लिश की बुक्स 4 फैक्टोरियल। चाहे आप नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम रहेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 9 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 24। अच्छे से क्लियर हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमें सिखा करके गया अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज In how many ways can 6 boys and 5 girls be arranged for a group of photograph? Girls are sit on the chair and in a row and boys are stand in the row behind them. देखो 6 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, ये किस तरीके से अपनी फोटोग्राफ को प्रोसीड कर सकती हैं। 6 बॉयज कितने तरीकों से बैठेंगे, 6 फैक्टोरियल, और 5 गर्ल्स कितने तरीकों से बैठेंगी, 5 फैक्टोरियल। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 720 इंटू में 120। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ द वेज हो गए। आप चाहे इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो आंसर को, 6p6 मल्टीप्लाइड बाय 5p6, बिकॉज गर्ल्स 5p5, गर्ल्स के नंबर ऑफ द वेज और बॉयज के नंबर ऑफ द वेज में कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। क्लियर। आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 एग्जामिनेशन पेपर्स, 6 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज्ड सो दैट बेस्ट एंड रोस्ट नेवर अकर टुगेदर, सो दैट बेस्ट एंड रोस्ट नेवर अकर टुगेदर। देखो 9 क्वेश्चन पेपर की बात की जा रही है, जैसे 9 है, मान लो A B C D E F G और E, 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H I, H और I।
मैंने ये 9 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। कैसे? ये मेरा पहला क्वेश्चन पेपर है, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है, ये चौथा क्वेश्चन पेपर है, ये पांचवा क्वेश्चन पेपर है, ये 6th हो गया, ये 7th हो गया, और ये 8th हो गया, और ये 9th हो गया। हमें कह रहा है 9 एग्जामिनेशन पेपर हैं, इनको अरेंज करना है सो दैट बेस्ट और वर्स्ट दोनों इकट्ठे ना बैठे। मान लो सी क्वेश्चन पेपर को मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा बेस्ट क्वेश्चन पेपर है और ये मेरा वर्स्ट क्वेश्चन पेपर है। अब मुझे इन दोनों को इकट्ठे नहीं बिठाना। मैंने आपको बोला था जब भी इकट्ठे ना बिठाना हो आप उल्टा कर दो, इकट्ठे बिठा दो और टोटल में से माइनस कर दो। अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द वेज की बात करता हूं, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ द वेज की बात करता हूं तो टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फैक्टोरियल मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। लेकिन इसने बोला कि अब इन दोनों को इकट्ठा नहीं बिठाना। किसको? सी और जी को। पर अगर मैं सी और जी को इकट्ठा बिठा दूं, ए बी सी डी ई एफ जी आ गया एच आई, अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा बिठा देता हूं तो मुझे इनको एक मानना पड़ेगा। अब अगर मुझे इनको एक मानना पड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इकट्ठे कैसे बैठ सकते हैं? जब केस आ रहा है अकर टुगेदर का। कितने तरीकों से बैठेंगे? 8 फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान से एक चीज सुनो, ये दोनों भी तो अपनी सीटें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझें। मैंने एक्चुअली में क्वेश्चन की डिमांड करी कुछ इस तरीके से। इसने बोला कि नेवर अकर टुगेदर। नाउ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द वेज, रिक्वायर्ड वेज कितने बन जाएंगे? रिक्वायर्ड वेज होंगे टोटल माइनस में जब ये इकट्ठे बैठ रहे हैं। अगर मैं 9 फैक्टोरियल को कुछ ऐसा लिख दूं 8 फैक्टोरियल इंटू 9, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना। 8 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, 9 माइनस 2 कितना बचेगा? 7। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से क्लियर हो रहा है सारा कुछ? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली, दिल्ली एक वर्ड है, बी अरेंज सो दैट द लेटर ई एंड आई ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। अब ये इवन प्लेस क्या होता है और ये ओड प्लेस क्या होता है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन की स्पेशल कहानी क्या कहती है? ये कहता है कोई नंबर है, यानी कि कोई वर्ड है दिल्ली, उससे बने हुए हमें नंबर ऑफ द वर्ड्स बताने हैं। इन हाउ मेनी वर्ड्स द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज सो दैट द लेटर ई एंड आई ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। देखो ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो। ये कहता है एक वर्ड है दिल्ली, एक वर्ड है दिल्ली, हम इससे बनने वाले कितने नंबर ऑफ द वर्ड्स बना सकते हैं? 5। कि आई और ई हमेशा इवन प्लेसेस पर आएंगे। ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, और ये ऑड प्लेस है। इवन प्लेस 2 है ना हमारे पास, और लेटर भी तो 2 है, आई और ई। अरे 2 नंबर 2 प्लेसेस पे कैसे बैठ सकते हैं? 2 का फैक्टोरियल। बाकी बचे हुए लेटर कितने रह गए? 3। कौन कौन से? डी एल एच। और जगह कितनी है? 3। तो 3 का फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया? 6 इंटू में 2 इज इक्वल टू 12 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो क्वेश्चन को प्यार से समझोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को जितना टिपिकल करते जाओगे क्वेश्चन उतना ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा। परम्यूटेशन की खास बात यही है, यहां पे लॉजिक समझने में टाइम लगता है, कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता। नाउ हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड कंबाइन सो दैट वोवल्स ऑलवेज रिमेन टुगेदर। ध्यान से देखेंगे, कंबाइन वर्ड है COMBINE। वो कहता है O I और E, O I और E इनको हमेशा इकट्ठे बिठाना है। बचा क्या? CMBN। अरे जब आप वोवल्स को इकट्ठा बिठा रहे हो 1 2 3 4 5, तो उसको तो 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। खुद ये 3 वोवल अपनी पोजीशन कैसे चेंज करेंगे? 3 फैक्टोरियल। तो 120 इंटू में 6 विच इज इक्वल टू 720 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे देखो, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है
वो कहता है नो टू वोवल्स आर अरेंज टुगेदर कोई भी दो वोवल्स इकट्ठे ना हो। जब भी कोई भी दो का केस आ जाए, पहले किन को बिठा लो जिन पे कोई कंडीशन नहीं है। 1 2 3 4, 4 लेटर कितने तरीकों से बैठेंगे? 4 फैक्टोरियल। कितनी जगह खाली रह गई? 5। इनमें से इसी प्लेस पे सारे नंबर बैठने वाले हैं, तो 5p3, क्योंकि 5 सीटें हैं और 3 नंबर हैं, बिठा दो, आंसर आ गया। जब भी केस आएगा नो टू वोवल्स आर टुगेदर, ऑल वोवल्स विल नॉट सिट टुगेदर, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे। वोवल्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेसेस, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। वो कह रहा है वोवल ऑड प्लेसेस ले, 1 2 3 4, 4 प्लेस हैं, वोवल कितने हैं? 3। बाकी बची हुई प्लेसेस कितनी रहेगी? मान लो 1 2 और 3। एक वोवल की जगह तो खाली रह जाएगी ना, क्योंकि 3 ही वोवल हैं। तो 1 2 3 और 4, 4 प्लेस पे 4 कॉन्सोनेंट, 1 2 3 और 4, COMBINE कंबाइन है ना। हाँ, तो 4 लेटर रह गए और 4 ही जगह रह गई, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड सब्जेक्शन व्हेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट आर नॉट चेंज। सब्जेक्शन, यहां पे वोवल को हमने नहीं हिलाना और कॉन्सोनेंट को हमने नहीं हिलाना। मैं कॉन्सोनेंट को रेड मार्क कर रहा हूं, SBJCTN। कितने कॉन्सोनेंट है? 1 2 3 4 5 6। यार 6 कॉन्सोनेंट अपनी ही पोजीशन कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि वो किसी और सीट पे नहीं बैठ सकते। 6 फैक्टोरियल। कितने वोवल हैं? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल भी तो आ जाएगा साथ में 4 वोवल के लिए, क्योंकि वोवल की जगह पे बैठ रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स की जगह पे बैठ रहे हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? देखो एक वर्ड नंबर प्रॉब्लम है। ऑड नंबर हमें बनाने हैं, 80,000 से बड़े नंबर हमें बनाने हैं, फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स, यानी कि 2 3 4 5 8 का यूज करना है। अगर एक ही बार डिजिट होगा, यानी कि रिपीट नहीं होगा। देखो 2 3 4 5 8। अगर मुझे नंबर 80,000 से बड़ा बनाना है, तो इतना तो कंफर्म है, मुझे यहां पे 8 को रखना पड़ेगा। जब मैंने 8 को रख दिया, तो 8 के नंबर ऑफ द वेज कितने हो गए? यहां पे 1। क्लियर? 80,000 से बड़ा नंबर है और ऑड है। ऑड के केस में इन चारों में से कितने नंबर यहां बैठ सकते हैं? 2। तभी तो ऑड नंबर बनेंगे ना, जब 3 और 5 बैठेंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ द वेज हो गए 1, यहां पे 2। बाकी बचे हुए कितने लेटर डिजिट रह गए? 3। बाकी बचे हुए 2, बाकी बचा हुआ 1। तो 3 दूना 6 दूना 12 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? जहां पे कंडीशन लगाई जा रही है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। सबसे बेस्ट मेथड हमारे क्वेश्चंस को करने का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ द 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 4 5 8 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। 4 लेटर वर्ड बनाना है, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 4 3 2 1, 4 3 12 दूना 24 नंबर बन गए। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 2। अरे नंबर तो 2 से तब डिविजिबल होगा ना जब एंड में इवन नंबर आएगा। एंड में इवन नंबर के लिए 2 ही केस हैं। बचे हुए नंबर 3 खाली रह जाएंगे, फिर 2 रह जाएंगे, फिर 1 रह जाएगा। 3 दूना 6 दूना 12। 5 से डिविजिबल कितने होंगे? जब लास्ट में सिर्फ 5 होगा, यानी कि 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आंसर कितना आ गया? 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। लॉजिक को ढूंढोगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से यहां पे हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन है जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हमारे पास बने, परम्यूटेशन से खास करके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारे पास परम्यूटेशन विद रिपीटिशन। तो अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपकी बहुत हेल्प कर रहा है, तो एक एक चीज को फॉलो करना है। हर एक
क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना है, जो भी कॉन्सेप्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट करना है। अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।